हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करने वाला हूं थिंग्स फॉल अपार्ट, जो लिखा है चिनुआ आशबे ने। चिनुआ आशबे का जन्म हुआ था 1930 नाइजीरिया में और इनका पहला ही नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट एक माइलस्टोन बन गया अफ्रीकन लिटरेचर के लिए। थिंग्स फॉल अपार्ट पूरी दुनिया में पढ़ा गया और इसने मार्गदर्शन का काम किया अफ्रीकन लिटरेचर के लिए। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में मार्केट में आया था और इसने अफ्रीकन लिटरेचर साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर को एक नई दिशा दी थी। थिंग्स फॉल अपार्ट कहानी है किस तरह से लोग अफ्रीका में अपने कल्चर्स को भूलकर ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में आकर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे थे। थिंग्स फॉल अपार्ट रिश्तों की और ईगो की, जेलसी की और बहुत सारे अलग अलग प्रकार की इमोशंस की कहानी है। थिंग्स फॉल अपार्ट कहानी है ऐसे माँ बाप की जो कुछ गलत फैसलों से अपने बच्चों के पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट के कैरेक्टर्स को याद करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो सभी अफ्रीकन नेम हैं। स्टार्ट करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट की नरेशन। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं और कुछ बात भी करूंगा एलटी ग्रेड से रिलेटेड। तो मिलते हैं नरेशन के बाद। थिंग्स फॉल अपार्ट एक ट्रेजिक स्टोरी है। ये कहानी है कहानी के हीरो अकोनक्वो और इग्बो कल्चर के पतन की। ईस्टर्न नाइजीरिया में यूमोफिया नाम की एक जगह है जहाँ पर लोग इग्बो कल्चर को फॉलो करते हैं। इग्बो कल्चर एक जनजातीय कल्चर है। जैसे भारत में बहुत सी जनजातियाँ, आदिवासी लोग अपने अपने कल्चर्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से ईस्टर्न नाइजीरिया के यूमोफिया नाम की जगह पर इग्बो कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर अकोनक्वो नाम का एक आदमी है जो इस स्टोरी का हीरो भी है। ये बहुत रेस्पेक्टेड और प्रभावशाली नेता है। अकोनक्वो की लोग बहुत इज्जत करते हैं। उसने इग्बो कुनबे के लोगों का दिल पहली बार तब जीता था जब अकोनक्वो ने एमेलिंजा नाम के एक व्यक्ति को रेसलिंग मैच में हराया था। अकोनक्वो एक शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था क्योंकि उसके पिता एक कमज़ोर और कमज़र्फ आदमी थे। वो उनकी तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। अकोनक्वो के पिता का नाम यूनोका है, एक आलसी और बेकार आदमी था। वह लोगों से पैसा उधार लेता था और शराब में उड़ा देता था। उसकी वजह से उसके बीवी बच्चे भूखे रहते थे। इग्बो कम्युनिटी के अंदर यूनोका को एक हंसी का पात्र व बेकार आदमी माना जाता था। उसे लोग अगबाला कहते थे। इग्बो कल्चर में अगबाला का मतलब होता था औरतों की तरह कमज़ोर व ऐसा आदमी जिसके पास कोई संपत्ति ना हो। यूनोका को एक शेमफुल डेथ हुई, लेकिन वो बहुत बड़ा उधार अपने परिवार पर छोड़ गया था। अपने पिता की समाज में स्थिति को देखकर अकोनक्वो ने अपने से ये वादा किया था वो कभी भी अगबाला नहीं बनेगा, यानी कमज़ोर व्यक्ति नहीं बनेगा। अकोनक्वो अपने पिता के रास्तों पर चलना नहीं चाहता था। वह उस शर्म से छुटकारा पाना चाहता था जो उसके बाप की वजह से उसे झेलनी पड़ती थी। अपने पिता की तरह कमज़ोर न रहने के लिए अकोनक्वो अपनी पत्नी और बच्चों को डोमिनेट और कंट्रोल करता था। अकोनक्वो क्योंकि अपनी कम्युनिटी का लीडर है, इसलिए वो एक लड़के जिसका नाम इकेमेफ्यूना है उसको पालता है। इकेमेफ्यूना को एक शांति समझौते के तौर पर पड़ोसी गांव मैबाइनो ने यूमोफिया को सौंपा था क्योंकि मैबाइनो के लोग यूमोफिया के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। इकेमेफ्यूना अकोनक्वो के बेटे नवॉय का दोस्त बन गया और अकोनक्वो भी इकेमेफ्यूना से मन ही मन लगाव रखता था। समय के साथ साथ अकोनक्वो एक बेहद ही विस्फोटक आदमी बन गया था।
वो छोटी छोटी बातों पर फट पड़ता था। इग्बो कम्युनिटी में एक वीक ऑफ पीस होता था, शांति का हफ्ता। इसमें कोई भी हिंसा नहीं करता था। लेकिन इसी वीक ऑफ पीस में ओकोंकोवो अपनी सबसे छोटी पत्नी ओजिउगो को पीटता है, क्योंकि उसकी पत्नी ओजिउगो पड़ोस के घर अपनी चुटिया बनाने चली गई थी और दोपहर का खाना बनाना भूल गई थी। इसके बाद एक छोटी सी गलती के लिए उसने अपनी दूसरी एक वैफी नाम की पत्नी को पीटा और गोली मार दी थी। ये दोनों घटनाएं जो उसने अपनी बीवियों के साथ की थी, ये दर्शाती है कि ओकोंकोवो के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था। ओग्बुएफी एज़ोडर, जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है, ओकोंकोवो को मैसेज पहुंचाता है कि एक आकाशवाणी हुई है और इस आकाशवाणी के अकॉर्डिंग इकामे फ्यूना को मार डाला जाना चाहिए। ये बदला होगा मेबाइनो के लोगों के उस काम का जो उन्होंने 3 साल पहले किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं इकामे फ्यूना को मेबाइनो गांव के लोगों के साथ शांति समझौते के लिए वहां पर भेजा गया था और शांति बनाए रखने के लिए यूमुफिया के लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो इकामे फ्यूना को अच्छे से पालें और पोसें। अब 3 साल पहले हुआ क्या था? मेबाइनो के लोगों ने 3 साल पहले एक यूमुफियन औरत को मार डाला था। ओग्बुएफी ओकोंकोवो को सीधे रूप से इकामे फ्यूना के मर्डर में हिस्सा ना लेने को कहता है, पर ओकोंकोवो इसे भी एक कमज़ोरी मानता है कि वो इकामे फ्यूना को क्यों नहीं मारे, वो खुद ही उसका कत्ल कर देगा। और ओकोंकोवो इकामे फ्यूना जो उसके बेटे की उम्र का था उसे मार डालता है। ओकोंकोवो का बेटा नवोय, जो इकामे फ्यूना का दोस्त था, अपने पिता को अपने दोस्त की हत्या करते देख लेता है। वह अपने पिता और कबीले से दूरी बना लेता है। ओकोंकोवो इकामे फ्यूना को मारने के बाद निराश हो जाता है, क्योंकि ओकोंकोवो इकामे फ्यूना से प्यार करता था। अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ओकोंकोवो अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम ओबिरिका है, उसके पास जाता है, जो इकामे फ्यूना की हत्या पर ओकोंकोवो को बुरा भला कहता है और उसे समझाता है उसे एक मासूम लड़के की जान नहीं लेनी चाहिए थी। ओबिरिका कहता है कि तुम्हारे इस काम से अर्थ नाराज हो जाएगी और अर्थ गॉडेस बदला लेगी। अपने दोस्त से अपना जुर्म डिस्कस करने के बाद ओकोंकोवो को नींद आ जाती है, लेकिन उसकी वाइफ एक्वेफी उसे उठा देती है। ओकोंकोवो की बेटी एजिनमा, जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो मर रही है। उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। ओकोंकोवो जड़ी बूटी इकट्ठी करता है एनिज्मा के लिए दवाई बनाने के लिए। गांव में एक पुजारन होती है जिसका नाम है शिएलो। वो ओकोंकोवो की दूसरी पत्नी एक्वेफी यानी एजिनमा की माँ से कहती है कि अगबाला एक भविष्यवक्ता है जो भविष्य बताता है, लोगों की बीमारियां दूर करता है, नहीं बाबा अघोरी टाइप का व्यक्ति है इग्बो कल्चर में। तो अगबाला जो एक भविष्यवक्ता है, एजिनमा को उसे दिखाना चाहिए। ये बात शिएलो ने कही। ओकोंकोवो और एक्वेफी मना करते हैं, पर शिएलो डरी सहमी एजिनमा को पीठ पर बैठाकर ले जाती है। शिएलो कहती है कोई भी उसके पीछे ना आए। शिएलो एजिनमा को ओरेकल केव में लेकर पहुंचती है। एक वैफी छुपकर उसका पीछा करती है। पीछे पीछे ओकोंकोवो भी वहां पहुंचता है। वो ओरेकल के एंट्रेंस पर शिएलो का वेट करते हैं। अगली सुबह शिएलो एजिनमा को एक्वेफी की झोपड़ी में ले जाकर उसे बेड पर लिटा देती है। एक दिन ओग्बुएफी मर जाता है। ओकोंकोवो को चिंता होती है, क्योंकि आखिरी बार वो ओग्बुएफी से इकामे फ्यूना की हत्या पर ही मिला था। ओग्बुएफी गांव का एक इम्पॉर्टेंट लीडर होता है। उसने 4 कबीलों के 3 टाइटल्स जीते हुए थे। दरअसल इग्बो कल्चर में कुछ टाइटल्स दिए जाते थे जो बहादुरी के लिए या सम्मान के प्रतीक होते थे, और इग्बो कल्चर में कोई भी टाइटल प्राप्त करना
उस कल्चर या उस कम्युनिटी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करना होता था। ओग्बुएफी के अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ जुटी थी। ओकोंकोवो की बंदूक अनजाने में चल जाती है, जिससे ओग्बुएफी का 16 साल का बेटा इज़ियोडू मारा जाता है। किसी कबीले के आदमी की दुर्घटना में मौत एक क्राइम होता था। अब ओकोंकोवो और उसके परिवार को गांव से 7 साल के लिए निकाल दिया गया। ओकोंकोवो अपने मदर के नेटिव विलेज, जिसका नाम मबांटा है, वहां चला जाता है। तो उसकी माँ के गांव का नाम है मबांटा। वहां ओकोंकोवो पहुंचता है। ओकोंकोवो अपना गांव छोड़कर जाता है तो गांव के कुछ लोग ओकोंकोवो का घर जला देते हैं और उसके जानवरों को मार डालते हैं, ताकि ओकोंकोवो के पाप की सज़ा गांव वालों को ना मिले, क्योंकि कबीले के व्यक्ति की हत्या अर्थ गॉडेस का अपमान माना जाता था। ओकोंकोवो का बेस्ट फ्रेंड ओबीरिका ओकोंकोवो की शकरकंदी को अपने खेत में बो लेता है। ये इग्बो कल्चर की एक परंपरा थी। ओकोंकोवो का मबांटा में उसके मामा, जिनका नाम यूचेंडू है, उसका स्वागत करते हैं, जो गांव के बड़े लोगों में शुमार हैं। वह ओकोंकोवो को ज़मीन देते हैं जहां वो अपना मकान बनाता है और खेती करता है। लेकिन ओकोंकोवो दुखी है, क्योंकि वो जो ग्रेटनेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता था, इग्बो कल्चर में रहकर वो नहीं पा सका। जब ओकोंकोवो के बहिष्कार का दूसरा साल चल रहा होता है तो उसका फ्रेंड ओबीरिका उससे मिलने आता है, जो एक दुख भरी खबर सुनाता है कि अबेम नाम के गांव में, एक अबेम गांव है जो इनके यूमोफिया गांव के बिल्कुल पास में है, कि अबेम नाम के गांव में कुछ गोरे लोग यानी इंग्लिशमैन जो इंग्लैंड में रहते हैं आए हैं, और ओरेकल से कंसल्ट करने पर अबेम के लोगों को ये पता चला है कि ये वाइट लोग उनके और दूसरे कबीलों को बर्बाद कर देंगे। यानी भविष्यवाणी हुई है, जो उनके धर्मगुरु हैं उन्होंने भविष्यवाणी करके बताई थी कि जो वाइट लोग आए हैं नाइजीरिया में, ये हमारे कबीलों को और हमारी परंपराओं को नष्ट कर देंगे। भविष्यवाणी सुनकर अबेम के लोग एक वाइट मैन को मार देते हैं। कुछ दिन बाद बहुत सारे गोरे यानी इंग्लिशमैन अबेम पर कत्ले-आम मचा देते हैं। अब अबेम एक वीरान खंडर बन गया है। ओकोंकोवो और उसके मामा यूचेंडू ये बात सुनकर कहते हैं कि अबेम के लोगों को उस वाइट मैन को नहीं मारना चाहिए था। ओबेरिका ओकोंकोवो को कुछ पैसे देता है। ये वो पैसा है जो उसने ओकोंकोवो के शकरकंदी से कमाया है। वो आगे भी उसकी शकरकंदी का पैसा उसे भेजते रहने का वादा करता है जब तक वो यूमोफिया वापस नहीं लौटता। 6 मिशनरीज, जिनमें एक वाइट मैन भी होता है, मबांटा आते हैं। वो क्रिश्चियनिटी पर भाषण देते हैं। ओकोंकोवो को उनकी बातें बकवास लगती हैं, लेकिन उनका बेटा नवॉय उनकी बातों की तरफ आकर्षित होकर ईसाई बन जाता है। क्रिश्चियन मिशनरीज गांव की उस ज़मीन पर एक चर्च बनाते हैं जो उन्हें गांव के लीडर्स यानी मबांटा के लोगों ने दी थी। गांव वालों के अनुसार वो ज़मीन इविल फॉरेस्ट में थी यानी श्रापित थी, और वहाँ चर्च बनाकर वाइट मैन खुद ही बर्बाद होकर वहाँ से चले जाएंगे। मबांटा के लोगों का मानना था इविल फॉरेस्ट नाम की जगह पर जो वो ज़मीन है वो श्रापित है, भूतिया है, वहाँ पर जो कोई भी जाएगा वो मारा जाएगा। तो वो वाइट मैन को अपने गांव में नहीं रहने देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंधविश्वास को विश्वास मानकर उनको इविल फॉरेस्ट में जगह दी, ताकि ये यहाँ पर चर्च बनाएं, इस इविल फॉरेस्ट का इस्तेमाल करें और मारे जाएं। पर जब उन्हें कुछ नहीं होता तो मबांटा के अनपढ़ लोगों को लगता है कि ये वाइट मैन तो बहुत शक्तिशाली हैं, इनके पास सुपर नेचुरल्स पावर है और ये मैजिक जानते हैं। मिशनरीज सबसे पहले गांव के यूफुलेफू लोगों को कन्वर्ट करते हैं। यूफुलेफू गांव के सबसे कमज़ोर और बेकार लोग होते थे। उसके बाद कुछ लोग और एक औरत भी ईसाई बनती है। इसके बाद मिशनरीज यूमोफिया जाकर एक स्कूल खोलते हैं। नवॉय अपने पिता की झोपड़ी छोड़ यूमोफिया जाकर स्कूल ज्वाइन कर लेता है। ओकोंकोवो का 7 साल का एग्जाइल पीरियड खत्म हो जाता है।
वो अपनी फैमिली के साथ यूमोफिया जानने की तैयारी करता है। मबांटा छोड़ने से पहले ओकोंकोवो की माँ के पुरुष रिश्तेदार एक भोज का आयोजन करते हैं, यानी उसे दावत देते हैं आखिरी बार। जब ओकोंकोवो यूमोफिया पहुंचता है तो पाता है कि गांव में बहुत कुछ बदल गया है। लोगों ने अपने टाइटल्स छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। बहुत से लोगों ने वो टाइटल्स जिनके लिए 7 साल पहले लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, क्योंकि वो टाइटल्स इग्बो कल्चर में उनकी स्थिति को मजबूत करते थे, आज लोग वो टाइटल्स छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। वाइट लोगों ने एक जेल बना ली है, गवर्नमेंट लॉ बना लिए हैं। जो कोई भी व्यक्ति उनके लॉज का उल्लंघन करता है उसे सजा मिलती है। ओकोंकोवो को आश्चर्य होता है कि गांव के लोगों ने चर्च और अत्याचारी सरकार के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया। इग्बो कल्चर के मानने वालों में बहुत से लोग गांव में होने वाले बदलावों से खुश थे। मिस्टर ब्राउन जो एक वाइट मैन है, इग्बो कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत से इग्बो लीडर से दोस्ती रखते हैं। वह इग्बो लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मिस्टर ब्राउन ओकोंकोवो को नवॉय के बारे में बताते हैं, जिसने ईसाई धर्म अपनाने के बाद अपना नाम इसाक रख लिया है। अब इसाक यानी नवॉय कॉलेज जाने लगा है, पर ओकोंकोवो यूमोफिया में हो रहे बदलावों से खुश नहीं है। वो अपने बेटे की इस उपलब्धि पर भी खुश नहीं होता। मिस्टर ब्राउन बीमार पड़ जाते हैं और अपने होमलैंड वापस लौट जाते हैं। जेम्स स्मिथ क्रिश्चियन चर्च का नया हेड बनकर आता है, लेकिन वो मिस्टर ब्राउन की तरह नहीं है। वो कबीले की परंपराओं को पसंद नहीं करता और सख्त मिजाज रखता है। गांव में एक अभियान चलता है, इनॉक, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जाता है। इस अभियान के दौरान इग्बो कल्चर के जो 9 सबसे बड़े कबीले के लीडर्स होते हैं, जिन्हें इग्वुग्वु कहते हैं। इग्बो कल्चर में 9 सरपंच मान लीजिए आप, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सरपंच होते हैं 5 लोग, किसी गांव के मुखिया, इस तरह से वहाँ 9 लोग हुआ करते थे, जिनको बहुत पवित्र माना जाता था और इग्बो कल्चर के लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो जो ये इनॉक एक अभियान चलाया गया जिसमें यूमोफिया के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में ईसाई बनाया जा रहा था, इस अभियान के दौरान इनॉक के लोगों ने इग्वुग्वु के एक सदस्य के साथ बदतमीजी कर दी, उसका अपमान कर दिया। इग्वुग्वु इनॉक का ऑफिस जलाकर चर्च भी तोड़ डालते हैं। जब ये घटना घटती है तो इग्वुग्वु के लोग इनॉक का ऑफिस जला देते हैं और चर्च तोड़ देते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लौटते हैं और इस घटना का पता चलता है तो वो गांव के 6 लीडर्स, जिसमें ओकोंकोवो भी शामिल है, उन सबको बुलाकर बातचीत करने के बहाने गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें गांव वालों से 250 बोरी कोड़ी लेकर छोड़ा जाता है। अगले दिन कबीले की मीटिंग में 5 कोर्ट मैसेंजर्स जो सभा को रोकने आए हैं वहां पर पहुंचते हैं। तो कोर्ट से 5 लोग आए हैं जो 9 लीडर्स हैं इग्बो कल्चर के, और जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं मीटिंग करने के लिए, वो उस मीटिंग को रोकने आए हैं। अचानक ओकोंकोवो उठता है और उन 5 कोर्ट मैसेंजर्स का जो इंचार्ज होता है उसका सिर अपने छुरे से काटकर अलग कर देता है। जब बाकी के कबीले के सरदार बचे 4 मैसेंजर्स को नहीं पकड़ते, उन्हें भागने देते हैं, तो ओकोंकोवो को यह एहसास हो जाता है कि यूमोफिया अब युद्ध करने वाला ताकतवर कबीला नहीं रहा। अब वो सरेंडर कर देंगे पर युद्ध में नहीं जाएंगे। ओकोंकोवो का सब कुछ टूट जाता है। एवरीथिंग फॉल अपार्ट। वो लटक कर आत्महत्या कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गया है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, वो सवाल आपके पास आने वाले हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं कुछ नोट्स बना रहा हूं ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स मैंने देखी हैं वो विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट है और बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है। तो जितने भी लिटरेरी मूवमेंट है, लिटरेरी टर्म्स हैं, प्रोज और फिक्शन वाला पार्ट है, ड्रामा वाला पार्ट है, पोइट्री वाला पार्ट है,
मैं उसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। वो नोट्स आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे वो मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।